नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। पिछले हफ्ते हमने आपको निकाय चुनाव की गहमा गहमी दिखाई थी और इस हफ्ते हम उन्हीं निकाय चुनाव के नतीजों पर बात करेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको निकाय चुनाव के नतीजे क्या रहे वो दिखाते हैं। देखिए, किसानी संघर्ष के बीच हुए हरियाणा के निकाय चुनावों में बीजेपी को थोड़ा झटका लगा है, थोड़ी राहत मिली है। राहत की बात करें तो पंचकुला में बीजेपी को इन चुनावों में अच्छी खबर मिली है, जिसकी उम्मीद हालांकि कम ही जताई जा रही थी। बीजेपी के कुलभूषण गोयल को पंचकुला में जीत मिली है और मेयर पद पर इसी के साथ बीजेपी का कब्जा भी हो गया। लेकिन अंबाला और सोनीपत में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के लिए किसानों के आंदोलन को बड़ी वजह माना जा रहा है। सोनीपत में मेयर पद पर कांग्रेस के निखिल मदान जीते हैं। निखिल मदान को 64,774 वोट मिले हैं। निखिल मदान ने इन चुनावों में बीजेपी के ललित बत्रा को शिकस्त दी है। बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को 55,160 वोट इन चुनावों में मिले हैं। निखिल मदान ने बीजेपी के ललित बत्रा को करीब 13,818 वोटों से शिकस्त दी, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। वहीं अंबाला की बात करें तो अंबाला में लगातार किसानों की तरफ से बीजेपी नेताओं का विरोध पिछले कई दिनों से हो रहा था। खुद सीएम खट्टर को किसानों ने यहां काले झंडे दिखाए थे, लेकिन कांग्रेस के लिए भी यहां कुछ खास अच्छी खबर नहीं आ पाई। अंबाला में मेयर पद पर हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा जीती हैं। शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी की वंदना शर्मा को हराया। बीजेपी प्रत्याशी वंदना शर्मा को इस चुनाव में 26,555 वोट मिले हैं, जबकि शक्ति रानी शर्मा को 33,669 कुल वोट मिले। इन चुनावों में प्रदेश भर की नजर इसलिए भी बनी हुई थी क्योंकि किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में पहली बार कोई चुनाव हो रहे थे और मौजूदा हालातों में जिस तरह किसान बीजेपी का लगातार विरोध कर रहे हैं, उसे देखते हुए इन चुनावों पर आंदोलन का असर पड़ने के आसार भी बखूबी जताए जा रहे थे। हालांकि पंचकुला में किसान आंदोलन का बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन पर कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आया, क्योंकि यहां बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। पंचकुला में मेयर पद पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल जीते हैं। कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र कौर आलूवालिया को शिकस्त दी है। वार्डों के नतीजों की बात करें तो पंचकुला में वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के सुरेश कुमार जीते, जबकि वार्ड नंबर 8 से बीजेपी के हरिंदर मलिक ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के नरेंद्र लुबाना जीते हैं, जबकि वार्ड नंबर 4 से भी बीजेपी की सोनिया सूद जीती हैं। सोनिया सूद ने कांग्रेस की प्रियंका हुड्डा को 1,200 से कुछ ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं वार्ड नंबर 9 से भी बीजेपी के राजेश कुमार ही जीते हैं, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अंकुश निषाद को हराया है। और उधर रेवाड़ी नगर परिषद में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आज चुनावी नतीजों में आई है। रेवाड़ी में बीजेपी की पूनम यादव नगर परिषद चेयरमैन बनी हैं। पूनम यादव ने कांग्रेस की विक्रम यादव को हराया। इन चुनावों में पूनम यादव को कुल 23,463 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के विक्रम यादव को 14,138 वोट ही मिल पाए। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी उपमा यादव को 21,357 वोट मिले हैं। इसके अलावा उधर सांपला नगर पालिका में भी आज बीजेपी को चुनावी नतीजों में झटका लगा है। सांपला में निर्दलीय प्रत्याशी पूजा ने बाजी मारी है और बीजेपी के प्रत्याशी को करीब 4,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी है। कुल मिलाकर बीजेपी को इस चुनाव में थोड़ा झटका लगा है, थोड़ी राहत मिली है। पंचकुला और रेवाड़ी में जहां कुछ राहत मिली, तो वहीं सोनीपत और अंबाला में बीजेपी को झटका लगा है और इन नतीजों पर साफ तौर पर किसानों के आंदोलन का असर बखूबी देखा जा सकता है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खास बातचीत है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत।
ब्रेक के बाद आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में स्वागत है। निकाय चुनाव के नतीजों पर बात हो रही है और नतीजों के बाद हम जा पहुंचे सीधे कांग्रेस से, क्योंकि सोनीपत में जिस तरह से नतीजे आए हैं, निखिल मदान मेयर बने हैं, तो जाहिर है जानना ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है। हमने बातचीत की नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गीता भुक्कल के साथ। देखिए बातचीत। पहली बात तो ये है, निगम चुनाव पर बात करते हैं। जिस तरह से नतीजे आए हैं ओवरऑल, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? बीजेपी का पतन शुरू हो गया जी, आपने ये पीसी के दौरान भी कहा, आप किस हिसाब से मान रहे हैं? क्योंकि पंचकुला में जिस तरह के रिजल्ट रहे, उससे क्या आपको लगता है कि जैसे हमने पहले भी पूछा था कि जहां आप नहीं गए वहां थोड़ा सा असर पड़ा है कांग्रेस की सीटों में, ऐसा कुछ है? देखिए, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मेरे को बुलाते हैं तो मैं जरूर आता। हाँ जी। आगे आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, या आपने जैसे कहा कि कोरोना की महामारी के दौरान सरकार ने जिस तरह से काम किया है वो बेहद निराशाजनक, आगे आप इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, जिस स्थिति में आज हम हैं, जी गंभीर स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, तो जी जी कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। और कोई भी अब देख रहे हैं, अब आज मंत्री अपने गांव में नहीं जा सकते हैं। जी जी। लोगों में इतना गुस्सा है, क्या कारण है, इनको सोचना चाहिए ना। आज जो अगर सरकार का मंत्री नहीं जा सकेगा तो क्या होगा? क्योंकि कुछ हो, कहते कोई एक मंत्री कहेगा ये तो आतंकवादी है, जी एक मंत्री कहेगा ये खालिस्तानी है। अरे जिम्मेवार पद पे बैठ के जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। जी। सर, एक सवाल निखिल मदान के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक पीसी के दौरान ही बोला था माइक पे कि इसके तो बहुत पता नहीं किस तरह का पैसा है, कैसा धंधा करता है ये वो, और वही निखिल मदान अब वहाँ पर सोनीपत में मेयर पद पे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस जीत को? देखिए, ये व्यक्तिगत बातें मैं करता नहीं। नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत नहीं बोला था सर, उन्होंने तो माइक पे बोला था। माइक पे बोला, व्यक्तिगत ही कहा ना। हाँ। अब वो जिम्मेवार पद पे बैठ के करें। हाँ, exactly। अगर इनको ये हो तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते? जी जी। निकाय चुनाव में कांग्रेस के परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखती हैं? हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो है पहली बार कॉरपोरेशन के चुनाव जो है सिंबल पर लड़े। मैं समझती हूँ काफ़ी अच्छी फिर भी परफॉर्मेंस रही, लेकिन सुधार की हमेशा एक आवश्यकता रहती है जो कि होनी भी चाहिए। अगर हम संगठन लेवल पे और ज़्यादा मजबूत होते हैं तो और ज़्यादा मजबूती से मैं समझती हूँ कि हम लोग इसको और अच्छे से जीत भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जहाँ सरकार है मिली जुली, वहाँ पर इनकी बड़ी बुरी हालत हुई है। लोगों ने बीजेपी और जेजेपी को नकारने का काम किया है, और हमने जैसे उकलाना की बात है, धारूहेड़ा है या सांपला है, वहाँ के जो चुनाव थे हमारे सिंबल पे नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस समर्थित हमारे जो उम्मीदवार हैं वो सभी के सभी वहाँ से ज़्यादातर विजयी हुए हैं। जी, ये जो संगठन आपने कहा कि संगठनात्मक विस्तार अगर होता तो और नतीजे बेहतर होते, क्या आपको क्या लग रहा है कि ये जो लेट हो रहा है इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है या फिर प्रदेश के राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है कांग्रेस का, उस पर असर पड़ रहा है और ये जल्दी से जल्दी संगठन एक बनना चाहिए ताकि चीज़ें तरीके से आगे बढ़े? हाँ, देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, अब निकाय के चुनाव हुए हैं। वैसे तो सभी साथियों ने, जो कांग्रेस के सभी साथी हैं, उन्होंने सबने मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की, काम करने का काम किया। लेकिन अगर संगठनात्मक तौर पर हम मजबूत होते हैं, हमारे पदाधिकारी होते हैं या हमारे पार्टी के ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो और ज़्यादा मजबूती से हम लोग कांग्रेस पार्टी का पक्ष और गवर्नमेंट की, बीजेपी और जजपा की और नेशनल लेवल पर जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसकी फेल्योर्स को और ज़्यादा हम अच्छे से उठाने का काम कर सकते हैं। अभी हमारा संगठन काम कर रहा है, लेकिन हम समझते हैं नव वर्ष में उम्मीद करेंगे कि और एक नए संगठनात्मक ढांचे के साथ कांग्रेस अच्छे से उभर कर आएगी। जो बीजेपी और जेजेपी, बीजेपी जो संयुक्त जो कैंडिडेट था वो भी, या बीजेपी के जो भी कैंडिडेट, जिस तरह से परफॉर्मेंस उनकी हुई है, आपको क्या इंडिकेशन लग रहा है पार्टी के लिए या फिर इस गठबंधन सरकार के लिए? गठबंधन सरकार को पूरी तरह से नकारने का काम जो है बड़ौदा का जब उपचुनाव हुआ, यहाँ की जनता ने किया। उसके बाद कॉरपोरेशन के चुनाव में बुरी तरह से कई जगह पर ये लोग हारे हैं, और अगर जीते भी हैं वो बहुत थिन मार्जिन इनका रहा है। जजपा का एक भी, बता दें कौन जीता है, कोई भी इनका एक काउंसलर भी नहीं जीता। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और जजपा को पूरी तरह से नकारने का काम किया है। जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बार बार माननीय महामहिम गवर्नर महोदय से समय मांगा। आज हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, बार बार उन्होंने उनको लेटर भी लिखा, ज्ञापन भी दिया कि आप विधानसभा का सत्र बुला लें,
और विधानसभा का सत्र बुलाकर उसमें वोटिंग करवाएं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और जसपा का पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि लोग कितने समर्थन में हैं, इनके विधायक कितने समर्थन में हैं। आज इनके बहुत से विधायक हैं जो कि किसान आंदोलन के समर्थन में पूरी तरह से आ चुके हैं और सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। लेकिन क्योंकि सरकार के मन में एक भय बैठा हुआ है और उसकी वजह से वो विधानसभा का ना सत्र बुला रहे हैं, ना ही इस पर कोई चर्चा करना चाह रहे हैं। और मैं यही कारण समझती हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी, आज हम लोगों ने समय मांगा था और हम ज्ञापन देना चाह रहे थे उनको, उन्होंने आज का समय भी हमें नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद कहा कि मेरे 30 साल के करियर में, राजनीतिक करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया हो, क्या इसके पीछे कहीं न कहीं कोई किसी तरह का दबाव आप महसूस करती हैं? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय जो हैं वो प्रदेश के महामहिम हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है और बीइंग इन अपोजिशन हम लोगों का अधिकार भी है। और उसी अधिकार स्वरूप ही उनको हमने पत्र लिख के, फ़ोन के माध्यम से जो है समय मांगने की बात कही थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, साल के जाते जाते हम उनको बधाई भी दे के आते नववर्ष की और एक ज्ञापन भी देकर आते और सत्र की मांग भी करते। उन्होंने जो है समय ना देकर, बिल्कुल सही आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि राजनीतिक कैरियर में उन्होंने या हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि महामहिम राज्यपाल महोदय, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे विधायक साथी ना मिलके, केवल मात्र वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं आखिर और अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उन्होंने कहा केवल मात्र मैं अकेला मिल लूंगा, तो ही जस्ट रिफ्यूज्ड, जिसकी मैं समझती हूँ कोई अच्छा गेस्चर नहीं है। आगे जैसे नगर निगम चुनाव के बाद, जैसे सोनीपत में जो जिस तरह से निखिल मदान की जीत हुई, मैंने हुड्डा जी से भी यही बात पूछी। निखिल मदान के लिए मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, निखिल मदान के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही थी कि ये तो तमाम पता नहीं किस किस तरह के धंधे करते हैं, जनता को सब कुछ पता है। और वही निखिल मदान अब सोनीपत में निर्विवाद तरीके से चुने गए हैं। आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या सीएम की उस बात को सिरे से जनता ने नकारा? देखिए, मुख्यमंत्री जो प्रदेश का मुखिया होते हैं उनको बहुत सोच समझ के कोई भी बात अपने मुख से कहनी चाहिए। जब बड़ौदा का उपचुनाव था, उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का भालू कहकर बहुत बड़ा एक मजाक उड़ाया था और वोट डालकर लोगों ने मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी का मजाक उड़ाने का काम किया। वही सेम जो है सोनीपत में जब कॉर्पोरेशन के उपचुनाव हुए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मुख्यमंत्री जी की बात में या भारतीय जनता पार्टी की बात में लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। लोग समझते हैं ये तो पता नहीं कहने की बात कुछ है और इनके करने के कुछ है। तो उसी का नतीजा रहा कि सोनीपत में भी बहुत अच्छे मार्जिन से जो है हमारे म्यूनिसिपल का जो चुनाव था उसमें मेयर प्रत्याशी हमारे जीतने का, निखिल मदान का जो है बहुत अच्छी एक जीत हुई है। और इसमें मैं विशेष तौर से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहुत बड़ा एक योगदान हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे साथी विधायक और कांग्रेस के हमारे जितने भी साथी थे, सभी ने मजबूती से काम किया और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और जजपा को सिरे से नकारने का काम किया। अब आगे जैसे आपने देखा, आप ये कह रही हैं कि सिरे से नकारने का काम किया, आगे अभी 3 साल और हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब स्मूथ तरीके से सरकार चलेगी या कुछ? सरकार तो जब बनी तभी स्मूथ नहीं थी, बड़ी मुश्किल से। आप देख लीजिए इनके मिनिस्टर्स का क्या हालत है। आपको कोई मंत्री नजर आता है फील्ड में कोई ऐसा काम किया हो? कोरोना की आड़ में घोटाले घपले के अलावा इस सरकार की क्या अचीवमेंट्स हैं? बताएं, सरकार 1 साल हुआ है तो इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं? सिवाय इन्होंने लोगों को डराने का काम किया, नौकरियों से निकालने का काम किया है। इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो गई, शराब घोटाले हुए, रजिस्ट्री घोटाले हुए, पोस्ट मैट्रिक घोटाले हुए, धान घोटाले हुए, घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। और लोगों को आप कोरोना की आड़ में डरा रहे हैं कि हम सेशन नहीं बुलाएंगे। सेशन एक बार बुलाएं तो सही, इस बार इनकी ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि सत्ता पक्ष का, मुख्यमंत्री जी का और इनके पार्टी के इनके जो मंत्री हैं उनका बैठना जो है वो दूभर हो जाएगा। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर पंचकुला से, उनसे बात होगी, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। हम निकाय चुनाव के नतीजों पर बात कर रहे हैं और तमाम पार्टी के जो प्रमुख है, पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। और इस बार ब्रेक के इस पार हम आपको मिलवाते हैं पंचकुला के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं कुलभूषण गोयल। उनसे पीटीसी न्यूज़ ने खास बातचीत की। क्या कुछ है उनकी योजनाएं और क्या कह रहे हैं, जानिए पूरी बातचीत। भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद पर विजय पाने वाले कुलभूषण गोयल जी से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा चुनाव प्रचार रहा, पूरे चुनाव प्रचार में एक मुख्य बात आपके द्वारा रखी गई कि जिस तरह से गाड़ी के 4 पहिए होते हैं बराबर होने चाहिए, उसी से विकास आगे बढ़ सकेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे टिकट दी। आदरणीय मनोहर लाल जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हमारे स्पीकर साहबान हैं, और आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री रतन लाल कटारिया जी, जिन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं ये इलेक्शन लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की ये एक बहुत बड़ी जीत है, जिसकी वजह से हम ये चुनाव जीत पाए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से केंद्र में अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी की, या फिर हरियाणा में भाजपा की सरकार है, विधायक भी जो है पंचकुला में विधायक भाजपा के हैं, कितना ज़रूरी आप मानते थे इसे कि अगर मेयर पद भाजपा का ही जीते, या फिर जो पार्षद हैं वो नीचे की जो बॉडी है वो भी भाजपा की ही आई, कितना ज़रूरी है शहर के लिए? सबसे पहले तो जनता का आशीर्वाद चाहिए, और जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया, जिसकी वजह से ये हम चुनाव जीत पाए। मैं जनता का बहुत बहुत पंचकुला का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, प्रोग्रेस के लिए हमेशा से ये ज़रूरी है कि अगर आपस में तालमेल किसी भी गवर्नमेंट का अच्छा होगा तो उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। और आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी सदा ही विकास पुरुष रहे हैं, और उन्होंने पिछले 6 साल के अंदर 4000 करोड़ का पंचकुला के अंदर विकास कार्य कराया है। और अब मेरी भी कोशिश रहेगी कि आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ मिलकर और मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से पंचकुला को बहुत आगे लेकर जाए। पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाना सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके लिए जहाँ पर, क्योंकि सॉइल एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं, जिसकी वजह से अभी हम स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाए। जैसे ही वो प्लांट हमारा लगना शुरू हो जाएगा, हम स्मार्ट सिटी की दौड़ में आ जाएंगे, जिसकी बाद हमारे को पंचकुला में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल फंड्स और हो जाएंगे पंचकुला की डेवलपमेंट के लिए। जी, जैसा आपने कहा स्मार्ट सिटी के लिए अगर जो सॉलिड वेस्ट है उसके मैनेजमेंट को लेकर भी पॉइंट्स होते हैं। पंचकुला में एक बहुत बड़ी समस्या है डंपिंग ग्राउंड की, और इसके अलावा घग्गर पार्क के सेक्टरों में भी जो एनहेंसमेंट को लेकर समस्या है। मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं है, उसकी भी एक समस्या सामने आती है। शिक्षण संस्थान और बेहतर होने चाहिए, उस पर क्या आपकी प्राथमिकता है? पंचकुला का जहाँ तक डंपिंग ग्राउंड किया, उसका हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर चुके हैं 32 करोड़ का। वो वहाँ से उठना शुरू हो चुका है, और 1000 टन के करीब रोज की मैन्योर बन के वहाँ से जा रही है। और 8 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है। वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड हट के अब सुंदर पार्क बन जाएगा। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज और दूसरे, हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर जारी किया है कि हम पंचकुला के अंदर एजुकेशन हब और दोनों के दोनों एजुसिटी और मेडिसिटी लेकर आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी भी, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से पंचकुला आत्मनिर्भर नहीं है। हम उसको जल्द से जल्द पंचकुला में लाने की कोशिश करेंगे। एक आवारा पशु की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या, ना केवल इसलिए कि लोग डरते हैं अगर डॉग्स की बात करें, या फिर एक्सीडेंट के भी जो केसेस हैं उनके चलते ज़्यादा बढ़ते हैं। हालांकि आपने भी काफ़ी सारी गायों को गोद लेकर अपने वहाँ पर गौशाला में उनका करते हैं सेवा, लेकिन और जो फिर भी समस्या बढ़ी हुई है उसके लिए किस तरह की आपकी प्लानिंग है? जहाँ तक स्ट्रे डॉग्स एंड स्ट्रे कैटल्स की बात है, ये हमारा सबसे बड़ा संकल्प था कि 3 महीने के अंदर पंचकुला के अंदर ना तो कोई स्ट्रे डॉग रहेगा ना स्ट्रे कैटल। उसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और 14 तारीख को इनाग्रेशन है। डॉग पॉन्ड भी 1000 पॉन्ड का तैयार है, और 1400 गौ माता की जो गौशाला है सुखदर्शनपुर के अंदर, वो भी तैयार है। उम्मीद है कि वो मकर संक्रांति के दिन उसकी इनाग्रेशन हो जाएगी, और 2 महीने के अंदर अंदर हम पंचकुला से उसके इनाग्रेशन के बाद ये स्ट्रे डॉग्स और कैटल्स की समस्या को जहाँ से पूरी निजात मिल जाएगी पंचकुला। जो स्लम एरिया है उनमें एक सैनिटाइजेशन की बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, और एक आपने अपने चुनाव प्रचार में भी जिस तरीके से एक प्लान बताया था, प्लान ऑफ एक्शन आगे की जो नाले हैं उनको किस तरीके से हम सौंदर्यीकरण करके उनको मल्टीपर्पज यूज़ के लिए भी आगे देखते हैं। जो पंचकुला में 5 कुलों के नाम से जाना जाता है, जो एक सेक्टर से चलता है, 2 सेक्टर के होते हुए ये जो हमारा एक नाला कहते हैं। अभी तो हम ये पहले तो जहाँ से कूलें चलती थी, और एक 7 सेक्टर की तरफ से जो 18 सेक्टर के बीच में से होकर पंजाब में जाते हैं। ये दोनों नालों की ब्यूटिफिकेशन का काम हम शुरू कराएंगे। एक काफ़ी अच्छी हमने प्रपोजल बनाई है कि घग्गर का पानी हम एक सेक्टर में डालेंगे, ताकि जहाँ पर ऑलमोस्ट एक लेक टाइप सेंटर में बनाया जा सके, जिसमें बोटिंग वगैरह और इवनिंग पिकनिक स्पॉट्स वगैरह हम डेवलप करेंगे। ये एक जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको भी हम बहुत जल्द धरातल पर लेकर आएंगे। और इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।